बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ एफ़आईए में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एफ़आईए ने ये मुकदमा दर्ज किया है ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से। और इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि अबराज ग्रुप के अकाउंट से यानी आरिफ नकवी साहब की जानिब से 21 लाख डॉलर जो है वो रकम ट्रांसफ़र की गई। और ये जो रकम ट्रांसफ़र की गई ये गैर कानूनी तरीके से, कानून की वायलेशंस की गई। इसी तरीके से जो वुटन क्लब है उसके हवाले से भी है कि जी वहाँ पे भी की गई रकूम ट्रांसफ़र की गई हैं। और मगर ये जो 21 लाख डॉलर है इसके मामले में जब इसको ज़ाहिर किया गया तो आरिफ नकवी का जो बयान हल्फी जमा कराया गया वो भी झूठा और जाली बयान हल्फी था। इमरान खान साहब के साथ साथ जो दीगर 11 अफराद हैं उन्हें भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया है, जिसमें आमिर कियानी साहब भी हैं, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं, तारिक शफ़ी साहब भी हैं। इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। और तारिक शफ़ी की रिहाइश गाह पर गुज़िश्ता दिनों आपने देखा था कि एफ़आईए ने छापे भी मारे थे और कुछ चीज़ें जो है वो भी उन्होंने बरामद की थी, जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन थे और कुछ डेटा था, ताहम उसकी तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। तो ये मामला किस रुख पे जा रहा है? खान साहब ने, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर आज कहा है कि ये जो ऑडियो लीक के हवाले से वो कहते हैं अदालत से रुजू कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। साइफ़र पे सदर मुमलिकत का जो एक इंटरव्यू है वो नशर हुआ था और आज ऐवान सदर की जानिब से उसकी वजाहत की गई है और कहा गया है कि उसको सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने वाज़े तौर पर कहा था कि उन्हें साजिश के बारे में शुबा है, ताहम इसका फ़ैसला मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। तो ये मौक़िफ़ है जो आज ऐवान सदर की जानिब से जारी किया गया। साथ साथ जो उन्होंने आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से वसी मशावरत की बात की थी, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और वो कहते हैं कि आइन में ना इसकी कोई गुंजाइश है, न सदर का कोई सियासी किरदार है। सदर मुमलिकत को इस मामले पर जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। वो इस मामले पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें सियासत से बाज रहना चाहिए। एक और अहम ख़बर जो अब से कुछ लम्हों कबल आई है और वो ये है कि पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये वही कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं जिन्होंने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से गुज़िश्ता दिनों बड़ा वाज़ेह बयान दिया था कि उन्हें पंजाब हुकूमत की कोई सपोर्ट हासिल नहीं होगी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मार्च होगा, लिहाजा उसमें जो हुकूमती मशीनरी है और पंजाब हुकूमत के जो वसाइल हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि वक्त आ जाए उस वक्त फ़ैसला करेंगे। इमरान खान साहब हमारे कायद हैं, लीडर हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो आज कर्नल हाशिम डोगर साहब का इस्तीफ़ा आया है। गो के इस्तीफ़े में ये कहा गया है कि ये ज़ाती वजूहात की बिना पर और अपनी सेहत की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन मामला उनको उस बयान के तनाजुर में और एक और तनाजुर ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ओहदे के ऊपर किसी सख्त गिर किस्म के शख्सियत का को ओहदे पे देखना चाहती है। तो इस वजह से हाशिम डोगर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सीनियर रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब। तो सबसे पहले तो राना मकबूल साहब, ये जो अब एफ़आईए ने मुकदमा दर्ज किया है, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ ये तफ्तीश के हवाले से भी और सारा बैकग्राउंड, तो इसको अब इस मुकदमे में कितनी जान है? इस मुकदमे के जो रिज़ल्ट हैं वो क्या निकल सकते हैं? तफ्तीश किन पहलुओं पर होगी? देखें जी, ये एक स्टैंडर्ड ड्रिल है और ख़ास तौर से इस किस्म के मुकदमात जो हैं उसके बारे में सारे जो तफ्तीशी एजेंसीज़ हैं इसकी नीटी-ग्रिटी में जाती हैं, इसकी जो लीगैलिटीज़ देखी जाती है और एविडेंस को पूरी तरह एग्जामिनेशन करने के बाद फिर इसके ऊपर बाकायदा एक्सपर्ट से लीगल ओपिनियन ली जाती है। उसके बाद ऐसे केसेस रजिस्टर होते हैं और ख़ास तौर से ये जो क्राइम है ये और नेचर का है, इसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क भी किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है तफ्तीशी एजेंसी को, एफआईए को कोई सब्सटेंटिव और टेंजिबल पीसेस ऑफ एविडेंस मिले होंगे। वो समझते हैं कि ये एविडेंस रिलायबल है जो उनके सामने आई है,
इसीलिए उन्होंने जो केस रजिस्टर किया है। और बाकी तफ्तीशों में और एफआईए की प्रोसीडिंग में फ़र्क ये होता है कि एफआईए पहले इंक्वायरी करता है। ठीक। इंक्वायरी करने के बाद वो असरटेन करता है सारे फैक्ट्स को। हम्म। जब इंक्वायरी में वो कन्विंस हो जाएं कि एविडेंस दुरुस्त है और ठोस है, फिर वो केस रजिस्टर करते हैं। हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है ये सारा प्रोसीजर प्रोसेस अडॉप्ट किया होगा। और आपको पता है कि वहाँ एक पॉलिटिशियन है जिनके बारे में ये सारा कुछ होना है, इसलिए मेरा ख्याल में कोई लैक्यूना या कोई लैप्स ठीक। नहीं छोड़ी गई होगी। और दे विल बी अप टू प्रूविंग इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक। ये तो इज राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक। जी। खोड़ा साहब, ये अब राना मकबूल साहब ने कहा कि ये तो पहले तहकीक की होगी, एफआईए ने, एविडेंस हुए होंगे, उसके बाद केस रजिस्टर है, क्योंकि पुलिस के मुकाबले में थोड़ा सा निज़ाम मुख्तलिफ है। लेकिन कोई भी बाहर बैठा होगा, और ख़ुसूसन आपके ओपोनेंट जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल विक्टमाइजेशन है। और ये वही वर्ड है जब आप अपोजिशन में थे तो आप इस्तेमाल करते थे कि जी ये पॉलिटिकल विक्टमाइजेशन है, ये केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर इसको माजी के जो होने वाले केसेस हैं उनसे? अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो फिर छोड़ देना ये सब कुछ करना, सब कुछ छोड़ दें, ना हम पर हो ना उन पर हो। एनआरओ ही एनआरओ हो, बोलते तो खुद रहते हैं। एनआरओ का मतलब क्या है? हमारी की हुई हरकतों को दरगुजर किया जाए। अगर इमरान खान इस पर यह बात कर रहे हैं कि जी मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो इनडायरेक्टली वो भी एनआरओ ही मांग रहे हैं, मेरा दरगुजर किया जाए। इस केस को उन्होंने 8 साल चलाया कि 6 साल चलाया। केस न पीपुल्स पार्टी ने किया, न पीएमएल-एन ने किया उसके अपने फाउंडर मेंबर्स ने, अकबर एस बाबर और दूसरे जो जस्टिस ममनुआ फंडिंग वजीउद्दीन वाला साहब केस हैं है और जी। दूसरे हैं तीसरे। ममनुआ फंडिंग वाला केस, क्या इमरान खान को पता नहीं था कि यहां फंडिंग के मसले पर कानून है? अगर कानून है तो पुरवेश मुलविस नहीं होना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग एक और चीज है, फॉरेन फंडेड पार्टी एक और चीज है, ममनुआ फंडिंग एक और चीज है। तो जब इसको पता था तो फिर इसमें इन्वॉल्व हुआ क्यों? ये 21 लाख डॉलर जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी रकम होती है पाकिस्तानी, इनको क्या बात थी? ये तो पैसे जमायमा साहिबा से भी ले सकते थे। ये फंडिंग इस तरह से इस्तेमाल करके और इस तरह लेके अपने आप को उन्होंने खराब कर दिया। अब मेरे जमीन, मैंने पता नहीं कितने लोगों के सामने, अब वो आमीन और सादिक तो रहे नहीं। तो ये सारी चीजें होते हुए अगर वो खुद इन्वॉल्व हुआ है तो वो उसको जवाब देना पड़ेगा। एजेंसियां हैं, केस है, केस का मतलब है एफआईआर है, एफआईआर का मतलब है कोर्ट आजाद हैं, कोर्ट इनके फायदे में भी फैसले करते हैं, इनके खिलाफ भी फैसले करते हैं। तो कोर्ट को कैसे कहा जा सकता है कि जी वो कोर्ट कोई कैंगरू कोर्ट्स बन गए? नहीं बने। जब कोर्ट, सीधी सीधी बात है, और सारी पार्टियां कहती हैं जो फैसला कोर्ट करेगा वो सबको कबूल होना चाहिए, और वो खुद भी कहते हैं कि उनके खिलाफ भी जब कोई फैसला आता है तो कह देते हैं ना कि जी सब ठीक है, हम मान लेते हैं कि जी यहाँ कोर्ट का फैसला फाइनल है। इमरान खान इज ऑन द लूज विकेट, इज ऑन अ लो मॉरल ग्राउंड, इज ऑन अ लो मॉरल ग्राउंड, जिसमें उसके पास कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्होंने इतना देर क्यों लगाई इलेक्शन कमीशन में, इतना डिले क्यों कराते रहे, इतना पोस्टपोन क्यों कराते रहे, हुकूमत का असर उसूक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को क्यों इस तरह से रखा कि जी इतना साल लगे इस ममनुआ फंडिंग के केस को डिक्लेयर होने में। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एफआईए को हो सकती है। किसको दें और इंक्वायरी? सही। एक हमारी एजेंसी है, एक एफआईए डिपार्टमेंट है, जिसके लिए उनको कानून के तौर पर उनको काम करना चाहिए। अगर नहीं हुई तो कोर्ट उनको रद्द कर देगा। ठीक। इसमें बड़ा क्या मसला है? हिमायू साहब, है किया हुआ है गंदा काम तो भुगतेगा। दोनों राना मकबूल साहब भी और खोड़ो साहब कहते हैं कि जी वो अब कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट फैसला कर देगी। खोड़ो साहब कहते हैं इमरान खान इज़ ऑन लूज विकेट। तो किस तरह से आप देखते हैं? वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर होगी कोर्ट उड़ा देगी। देखिए इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि सबसे पहले तो जो ममनुआ फंडिंग होती है
जैसे खोड़ो साहब ने बिल्कुल कहा कि वो फर्क चीज़ होती है कंपेयर टू फॉरेन फंडिंग और फॉरेन फंडेड पार्टी, ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ममनुआ फंडिंग बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो अगर आने हो वो मतलब दे आर नॉट अलाउड, उनकी सिर्फ कॉन्फिस्केशन हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप उस लिहाज से देखा जाए। नंबर वन। नंबर जो जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे थे, देखिए एज अ लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे मुझे एक शख्स आके कहता है कि जी मैं आपके लिए एक इवेंट करना चाहता हूँ जो आपको फंडिंग देगी, ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग देगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए करो और आई विल कम एंड आई विल वट एवर यू आर डूइंग, मैं उधर आऊँगा। वहाँ पे जहाँ पे अब एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे ये इल्म है कि ये मेरी पार्टी की फंडिंग हो रही है, ठीक है। वहाँ पे एक शख्स मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए फंडिंग करता है, इवेंट करता है, लोग आते हैं, फंड्स मिलते हैं, वो फंड्स बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। वो वहाँ के एक बैंक से रूट होके दूसरे बैंक में आते हैं, फिर मेरी पॉलिटिकल पार्टी में उसको डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ ये पैसे आए। फिर उसके साथ जो बंदे ने पैसे भेजे वो एक एफिडेविट भेजता है, और ये एफिडेविट पाकिस्तान के किसी उधर से नहीं है, ये इंग्लैंड के वहां से आते हैं, और उनका जो नोटरी पब्लिक या जो होती है जिस लिहाज से वो देते होते हैं, आई थिंक दैट्स मच मोर ऑथेंटिक देन एफआई कहते हैं वो भी झूठा बयान है हल्फिया जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। देखिए वो जो बंदा मुझे जब भेज रहा है ना, पहले अलाउ मी टू फिनिश, ठीक है, उसने मुझे भेजा जो कि भाई ये आपके लिए इस चीज के लिए किए, और हमने वो डिक्लेयर किए, इसमें मनी ट्रेल भी है, इसमें जो जिस बंदे ने भेजा है वो सारी चीजें, और ये उस टाइम पर है कि जिस जमाने में जब ये इनके ऊपर कोई केस नहीं था, इनके ऊपर तो केस 16 के बाद आया ना, ये तो 2012-13 की बात थी, ठीक है। तो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि यार ये बंदा कोई गलत काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस लिहाज से आए थे। अच्छा असल चीज अच्छा उसके बाद फिर ये केस, जैसे इन्होंने कहा कि 8 साल चला है, उस 8 साल में से पहले 4 साल जो थे ना, उसमें उसको गलत तरफ लेकर जाया जा रहा था, उसको फॉरेन फंडिंग के लिहाज से क्या था, फिर पता चला कि ये हुआ। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे ऊपर अगर आप कर रहे हो ये ममनुआ फंडिंग होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना वो फंड चलती है, ठीक है। तो उन्होंने 4 साल पहले उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको भी करो। अब वहां से केसेस एक साथ शुरू हो गए 4 साल के लिए। उन 4 सालों में एक चीज के ऊपर खास ध्यान दी जा रही है, वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है, बाकियों के ऊपर नहीं। अब आ जाती बात कि इसके ऊपर ये क्यों करे। देखिए टाइमिंग, हर एक चीज में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज जो 13 की 13 एक साथ, जिनकी दुमें एक साथ बंधी हुई है, हालांकि रुख अलग अलग है, इन सबको सिर्फ मसला ये हो रहा है कि वहां एक इमरान खान ने इन सब को आगे लगाया हुआ है, और ये बेसिकली उसको रेस से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो रेस में रहा तो फिर ये लोग जीत नहीं सकते। अब अगर वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए किस लिहाज से उसको किसी तरीके से रोक सकते हैं, इनका सिवाय इसके कोई और मकसद है ही नहीं। आगे डॉक्टर साहब इमरान खान को वहां से निकाल, आपका पॉइंट आ गया राना मकबूल साहब ना आपको। जी राना मकबूल साहब, ये एक तो ये कमेंट के जी वो जिस वक्त आरिफ नकवी साहब ने पैसे भेजे वो कोई मुलजिम नहीं थे, इनको एक पार्टी के लिए फंडिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा पैसे भेज दें, इसके ऊपर एक ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सबकी दुमें बंदी हुई हैं, रुख अलग अलग है, मसला ये है कि खान साहब को जो है टेक्निकल नॉकआउट करना है। वो तो ठीक है टेक्निकल नॉकआउट करना या नहीं करना, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये पैसा इकट्ठा हुआ, कंपनी ने फिर उसको, आपको पता है कंपनी की तरफ से पैसे आने जो है वो भी एक ऑफेंस है। तो इंडिविजुअल जो है वो चैरिटी के लिए तो दे सकता है, तो कंपनी तो नहीं दे सकती ना किसी को। तो ये फॉरेन कंपनी बनाई गई और पैसे इकट्ठे किए तो आप गए, और मासूमियत का कोई मार्जिन नहीं दे रहे राना साहब, मासूमियत का कोई मार्जिन इमरान खान साहब को नहीं, पता ही नहीं। मेरी आप बात सुने, मैं आपको एक और अर्ज करता हूँ। आपको पता है कि एससी के मामले में आरिफ नकवी को कितने
बिलियन रुपीस का फायदा दिया गया है, आपको पता है इस बात का? वो क्यों दिया गया है? इसमें कुछ शक है? तो इसलिए ये कोई ऐसी साफ डील नहीं है। लेट DFI इन्वेस्टिगेट, अब वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान करते रहें, जो मुल्ज़म है उनको पूरा हक है, कोर्टें भी खुली हुई हैं जैसे खोड़ो साहब ने कहा है, तो अपने जाके मौक़िफ़ बयान करें। इसमें कोई ग्राउज़ की या कोई इसमें बिला वजह प्रोपेगेंडे की ज़रूरत नहीं है। ठीक। मैं आपको एक अर्ज़ करूं सर, इस केस में, जिसमें आपको याद होगा कि स्टेट बैंक की गवाही आई, उसके ऊपर पे स्क्रूटनी कमेटी ने 1.5 साल 2 साल इन्वेस्टिगेशन की, उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई इनके खिलाफ। उसके अलावा और बहुत सा मटेरियल जो था इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, वो इकट्ठी हुई जिस पे फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ऐसा कुछ सादा मामला नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो कोई बात नहीं, आप इसको फेस करना चाहिए और फेस करें और अपना डिफेंस दें। FIA के सामने भी डिफेंस दें और कोर्ट के सामने भी डिफेंस दें। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो स्टेटमेंट है, जो साइफर पे आज उन्होंने जारी किया, और फिर जो उनका कि जी आर्मी चीफ की तकर्रुरी पे वसी मशावरत वाली बात, सवाल रखूँगा निसार खोड़ो साहब के सामने। वेलकम बैक नाज़रीन। निसार खोड़ो साहब, राना मकबूल साहब और डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब मेरे मेहमान हैं। खोड़ो साहब, एक तो पहले कल बयान आया अलवी साहब का, आज उन्होंने उसकी वजाहत, तरदीद, गुस्से में कहा कि जी मैंने ये कहा है कि साजिश के बारे में शुबा है, लिहाजा उसकी तहकीकात करें ताकि इसका हतमी फ़ैसला हो सके। और दूसरा फिर वो जो उन्होंने आर्मी चीफ़ के ऊपर कहा कि जी मशावरत होनी चाहिए, अपोजिशन से होनी चाहिए, वो आज लॉ मिनिस्टर कहते हैं भाई ये सियासत कर रहे, कोई काम नहीं है अपोजिशन का इसकी मशावरत के अंदर। ये क्या मामला है दोनों पॉइंट? सर, मैं इस लगे हाथों ये कह दूं, ममनुआ फंडिंग की बाकायदा एक डिस्क्रिप्शन है। ड्यूअल नेशनल ने दी है, फॉरेन नेशनल ने दी है, किस चीज के लिए दी है, क्या उसने इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेयर किए एसेट्स या नहीं किए, ये सारी चीजें होती हैं। सिंपल चीज ऐसी नहीं है। जब किसी ने ममनुआ कहा है तो उसके ज़ाहिर है उसके सारे डिस्क्रिप्शन होंगे कि भाई इन इन चीजों को ममनुआ कहते हैं हम। इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन पार्टीज को रजिस्टर करने के लिए बाकायदा अकाउंट्स मांगती है, एसेट मांगती है कि कितने हैं आपके पास पैसे, कहां से आए पैसे आपको। ये सारी चीजें होती हैं, इसको इतना मजाक ना समझा जाए। रही बात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, आईनी तौर पर सदर साहब को ये नहीं कहना चाहिए। इमरान खान एक मुस्तफी मेंबर हैं असेंबली के, ठीक, वो होंगे PTI के चेयरमैन, लेकिन इस वक्त वो मुस्तफी हैं, अभी वो मेंबर नहीं हैं, इलेक्टेड मेंबर नहीं रहे। और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो सकते हैं जो हार भी जाते हैं, जो जीत भी जाते हैं। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब का नाम क्यों लेने, किसी और पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते, और पार्टियों का नाम क्यों नहीं लेते जो मतलब हुकूमत में हो या ना हो। लेकिन क्या इस तरह से होता है? आर्मी प्रपोज करती है नाम, कैपेबिलिटीज देखकर, मेरिट देखकर प्रपोज करती है, प्राइम मिनिस्टर के पास आता है, प्राइम मिनिस्टर चॉइस करता है, प्राइम मिनिस्टर आगे भेजता है और सदर साहब उसको यस कहते हैं। सदर साहब को खास तौर पर इमरान खान का नाम लेकर अपनी हैसियत को कम कर रहे हैं कि क्योंकि वो PTI के कभी थे या अभी हैं, और इसलिए इमरान खान का नाम रहे। इमरान खान किस खाते में, किस हिसाब से उसको लिया जाए, वो तो अभी है ही नहीं असेंबली में। दूसरी बात कि उन्होंने पहले बयान दिया था, आरिफ अलवी साहब ने पहले बयान दिया था जो अखबारों में छपा था, उसमें ये कहा था उसने कि अदम एतमाद के पीछे किसी का इशारा नहीं था। ये मैंने 2-3 दफा दोहराया है, ये चैनल पे बात करते करते 2-3 दफा मैंने दोहराया है कि आरिफ अलवी से पूछो तो सही उसने ये क्या कहा, ये तरदीद कर दी या तौसीक कर दी। अब उसको उन्होंने शुबे का नाम देकर और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की है। आरिफ अलवी साहब पहले बयान पे दे चुके हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस के पीछे साजिश नहीं थी, कोई इशारा नहीं था। अभी भी वही कही है बात उन्होंने, और उन्होंने खुद ही कहा कि इमरान खान पर इस्तीफा देने का फैसला जो था उसका अपना था, अगर मुझसे पूछते तो शायद मैं कोई और आपको उनको मशवरा देता। ठीक। आरिफ अलवी साहब
कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि मैंने ऐवान सदर में इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात कराई, ये नाजायज है, ये नाजायज है और ये नहीं होनी चाहिए थी। यही चीजें थी जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कही थी कि रात के अंधेरे में इस तरह से मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये चीज लिखी हुई थी, क्योंकि उन जमाने में कुछ ऐसी बातें हुई थी, ऐसी हरकतें हुई थी कि हमें लिखना पड़ा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। जो करवाई है, अगर मुलाकात अगर करवाई है तो नाजायज है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ। डॉक्टर भाई साहब, ये आरिफ अलवी साहब बात करते हैं, फिर उससे थोड़ा सा पलट जाते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं, तो वो क्या है? वो प्रेशर है, दोनों तरफ से कोई प्रेशर है, सिचुएशन कुछ और है? क्या नज़र आता है आरिफ अलवी साहब की पोजीशन? मफाहमत कराने की कोशिश करते हैं और खोड़ो साहब कहते हैं अगर रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है तो नाजायज़ है। असल में बात ये नहीं है, खोड़ो साहब को भूल गया कि जिस जमाने में वो जब कह रहे हैं ना कि एक प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल वो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में शायद वो भूल गए जिस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और एक्चुअली प्रेसिडेंसी जो थी ना, दैट वाज द हब ऑफ ऑल द पॉलिटिक्स। उस वक्त ये भूल गए कि उस वक्त क्या हो रहा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, याद माजी आजाद है यारब, वो वाली बात होती है। अब रही बात आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब करते हैं ना तो बात ऐसे अब मेरे देखिए, मैं खामोश रहता हूँ, प्लीज आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, ठीक है? सो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। तो उसमें यह है कि जब आरिफ अलवी साहब बात करते हैं तो बाज लोगों की सर के ऊपर से गुजर जाती है। पढ़े लिखे आदमी आरिफ अलवी साहब तो जो बात करते हैं तो वो समझते हैं हर एक समझ जाएगा। फिर जब उनको पता चलता है कि हर एक नहीं समझता तो उनको एक स्टेप नीचे उतर के समझाना पड़ता है, और जब वो भी समझ नहीं आया तो एक और स्टेप नीचे उतर के उनके लेवल पे आके समझाना पड़ता है कि चलो यार ये बात हो गई है। रही बात इमरान खान कौन है, इमरान खान वो शख्स है जिसकी हैसियत की वजह से आज बिलावल भुट्टो जो है ना वो शहबाज शरीफ का फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। इमरान खान वो शख्स है कि जिसकी वजह से जिन लोगों ने जिनको घसीटना था और जिन लोगों ने जिनके वो एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या कुछ किस किस्म की तस्वीरें नहीं फेंकी थी और पेट फाड़ना था सब कुछ, तो आज वो इकट्ठे मिल गए हैं। इमरान खान वो शख्स है जिसने हर एक को एक तरफ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ एक इमरान खान है और वो उसने इन सब लोगों को डराया हुआ है। वो शख्स है जिसने इन लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। वो शख्स है। इसके अब आ गई बात, आपने एक बात की है आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। देखिए हिस्ट्री ये बताती है कि अली भुट्टो ने एक आर्मी चीफ को चुना और मेरिट को पामाल किया। जब उन्होंने मेरिट को पामाल किया तो उस शख्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर एक और हिस्ट्री आती है कि मियां नवाज शरीफ उन्होंने एक आर्मी चीफ को बगैर मेरिट के अपने मकसद के लिए कि शायद इसलिए उन्होंने उसको किया और उसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया है। देखिए होता ये है, और ये इमरान खान की बात थी कि इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। इमरान खान ये नहीं कहता कि इस शख्स को लगा वो शख्स, इमरान खान कहता है मेरिट में जो भी सबसे ऊपर है XYZ उसको लगा दो, इट डजंट मैटर। अच्छा, सीनियरिटी और मेरिट में फर्क है। सीनियरिटी ये होती है कि मैं सबसे पहले PMA में दाखिल हुआ था तो मेरा सबसे पहले रोल नंबर आएगा, मैं सीनियर मोस्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरिट में हो सकता है मैं सबसे बेहतर ना हूं। तो एज फार एज आर्म फोर्सेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, इवन मेरे लिहाज से ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें भी एक मेरिट होना चाहिए, सीनियर मोस्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे जजेस को आप नीचे से लेकर आए जिन्होंने कोई इस किस्म के फैसले किए हो, ऐसे जजमेंट किए हो जिनकी एक वैल्यू होती है, फिर उनको आप प्रमोट करें हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ये ना हो कि चूंकि ये उस बार का था जिस बार से मैं था, ये इसने मेरे साथ काम किया, ये उसने साथ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देयर हैज टू बी, यानी सीनियरिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप कहते हैं सिर्फ सीनियरिटी नहीं होनी चाहिए, सीनियरिटी के साथ मेरिट भी होना चाहिए, ये आपका पॉइंट है? बेहतर मेरिट है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि सीनियरिटी नहीं, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, अब आप यही कहते हैं कि जी इम्पोर्टेंट चीज मेरिट है। मैं ये कह रहा हूँ सीनियरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरिट है। मेरिट आपकी कैपेसिटी बताती है, जरूरी नहीं है कि सीनियर बंदा मेरिट में अपने साथ बेहतर हो। ठीक है, अब खोड़ो साहब इस पे आप जरा कमेंट कर लें तो फिर मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे।
सर मैं क्या कमेंट करूं? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब तो वो भी है जो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा इसलिए मैंने फलां को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो उसने क्या मेरिट का ख्याल किया था? जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर रहे थे किसी के कहने पर, तो खुद इमरान साहब जवाब दे रहे कौम को कि उसने मेरिट का ख्याल क्यों नहीं किया था। अपनी मर्जी दिखाई ना, किसी का कहा माना ना। इस तरह से पता नहीं और क्या कुछ किया होगा, पता चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। रही आर्मी चीफ की, आर्मी के जनरल्स पर अगर आप ये भक्ति कसते हैं कि जी पहला नंबर सही नहीं था, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ये आप उनकी क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब कहते हैं ना कि मेरिट पे करो, तो क्या जो आर्मी भेजती है नाम, क्या वो मेरिटोरियस नहीं होते हैं? 3 स्टार जनरल के बाद क्या वो मेरिटोरियस नहीं होते हैं? आर्मी की उस फंक्शंस पर आप सवाल उठा रहे हो जो नामुनासिब है। हम तो ये कह रहे हैं। थोड़ा सा एक और शॉर्ट कमेंट जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि चूंकि मेरिट पे तकर्रुरी नहीं हुई, लोग नहीं लगे, इस वजह से मार्शल लॉ आए। परवेज मुशर्रफ भी और उससे पहले ज़ियाउल हक भी, ये वो अगर मेरिट पे होते तो मार्शल लॉ ना आते। देखें जनाब, पर देखें बात सुने, परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने चूज किया, ठीक, और नवाज शरीफ के साथ वो काम करते रहे। जब नवाज शरीफ के मर्जी के खिलाफ कुछ उन्होंने काम किए तो उन्होंने उनको हटाने का पावर इस्तेमाल किया, जो उनके पास था पावर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार था आर्मी चीफ को रखने का और उतारने का। सदर साहब से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी नवाज शरीफ के जमाने में। अब अगर उन्होंने वो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की तो जनरल मुशर्रफ ने कू कर लिया, और कू करके माशरा भी अनाउंस नहीं की, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कहने शुरू कर दिया और दूसरों को बंद कर दिया। मुशर्रफ का ये केस है। भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को कहा था ज़ियाउल हक चौथे पांचवें नंबर पे होगा, चलता रहा ज़ियाउल हक। यहाँ पीएनए की तहरीक चली और सबके जहन में कुछ न कुछ आ जाता है। वैसे तो क्या हमने फारूक अलगारी साहब को सदर नहीं बनाया था? फारूक अलगारी साहब ने भी तो धोखा दिया ना। अचानक वही स्टीरियोटाइप जो लेटर है जो गुलाम ईसा खान निकालता था, फारूक अलगारी ने भी वो निकाल दिया और बेनई साहबा की हुकूमत को खत्म कर दिया। ठीक बात है। बात ये नहीं है जो कहे वो। हाँ ठीक, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद, क्योंकि फिर राना साहब की बात अधूरी रह जाएगी। वक्फे के बाद राना मकबूल साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मकबूल साहब, निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यूज़ और फिर साइफर के मुतालिक गुफ्तगू और फिर आर्मी चीफ के मुतालिक गुफ्तगू किस तरह से देखते हैं सर? देखो जी, सदर मुमलिकत बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन उखड़े उखड़े से हैं। मतलब उन्हें खुद पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने क्या बात करनी क्या नहीं करनी। क्या वो 58(2) की बी की पावर वापस लेना चाहते हैं? प्रेसिडेंट का क्या ताल्लुक है उसमें, और उसमें मशवरे का क्या ताल्लुक है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ है। जो भी फैसला होना है आइन के मुताबिक होना है। इसमें किसी की जाती राय या वो तो शामिल नहीं हो सकती है। तो ये कोई इस किस्म का ऑफिस नहीं है कि इसको आप बैठ के गली बाजार में डिस्कस करना शुरू कर दें या दफ्तरों में डिस्कस करना शुरू कर दें। लेट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेक इट्स कोर्स। इस पे ही सबकी बेहतरी है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल वो इमरान खान को थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ये बात करके, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये नहायत जिम्मेवारी की बात होती है। ये ऐसे आप क्वैकरी नहीं कर सकते। वो तो खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्वैकरी नहीं कर सकते। ये मामला सीरियस है, इसको सीरियसली हल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर हुमायूं जो कहते हैं कि जी वो चूंकि मेरिट पे तकर्रुरियां नहीं हुई, इस वजह से मार्शल लॉ लगे मुल्क के अंदर। आपका क्या पॉइंट है? नहीं, नॉट नेसेसरीली कि मेरिट पे होती या नहीं होती। तो लगते ही हर आदमी का अपना अपना एम्बिशन है, जो लोग बदल जाते हैं। और यही खोड़ो साहब कहते हैं, हमने भी लगारी साहब को लगाया था, फिर लोग बदल जाते हैं। जब पार की इतनी ज्यादा टेम्पटेशन होती है और सारे रास्ते खुले हों तो उनकी बहुत उनका दिल करता है और अपने दिल की बात मान के ऐसी बातें कर जाते हैं। इसलिए ये कहना कि मेरिट तो क्या, ये 5 या 6 जो आते हैं 3 स्टार जनरल्स, जी ठीक है, क्या उनमें मेरिट का कितना फर्क होता है?
इसलिए ये सिर्फ ऐसे तिफल तसलियां देने वाली बात है अपने आप को। ठीक, बात वही है कि कानून के मुताबिक हो तो उससे आप आराम करेंगे, शायद उससे बेहतर नतीजे निकलेंगे। डॉक्टर इमाम, आज वजीर दाखिला पंजाब कर्नल हाशिम ने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है और उससे पहले उन्होंने कहा था जी हम अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे पंजाब हुकूमत के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का लॉन्ग मार्च है। तो क्या ये बुरा लगा जिसकी वजह से इस्तीफा ले लिया, या कोई बहुत सख्त किस्म का आदमी आप वहाँ लगाना चाहते हैं ताकि वो अपोजिशन को कोई यानी मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दे जो शायद कर्नल हाशिम नहीं दे पा रहे थे? ऐसा है कि ये मेरे ख्याल में जिस वक्त आपने बात कर रहे थे उसके उसी वक्त ये टेलीविजन पे आया था, तो ना शायद आपको इसके बारे में कुछ पता है ना मुझे पता है। जो टेलीविजन में आ रहा है उसमें तो यही है कि वो लोग साहब कह रहे हैं कि मेरी सेहत या जाती वजूहात है, इसके अंदर डिटेल्स क्या है क्या नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। रही बात जो सब कह रहे हैं कि वो 5 लोग नॉमिनेट होते हैं और उसमें क्या मेरिट होना, देखिए मेरिट अगर 2 बंदे होते तो मेरिट होता है, जब 3 बंदे होते तो मेरिट होता है। अब दुनिया के जो टॉप के 5 प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर मेरिट होता है, ठीक है। कोई ना कोई चीज मेरिट में जरूर आती है, हर चीज में कहीं ना कहीं मेरिट होता है। दैट इज व्हाट मेरिट इज। मेरिट का इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो 5 इस काबिल नहीं है। वो 5 क्या जो सारे जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, जो मेनली जितने भी कोर कमांडर्स होते हैं, वो सारी देखिए इंस्टीट्यूशंस की बात ये होती है कि उसमें हर एक शख्स इस काबिल होता है कि उस जगह पर जाता जाए, लेकिन एक शख्स दूसरे से बेहतर और तीसरे से उससे बेहतर इस लिहाज से होता है। तो अगर 5 बंदे होंगे तो उन 5 में से एक बंदा जरूर मेरिट में कदरे बेहतर होगा, चाहे वो 1%। तो इसका फैसला कौन करेगा डॉक्टर साहब? इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर ने करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है हमारे मुल्क में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो भी है, मैं जाती हैसियत से समझता हूं कि गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर वो करता है वो अपनी जात, फॉर एग्जांपल अगर अली कुली को कर देते, जनरल अली कुली हु वाज नंबर 1 ऑन द लिस्ट, अगर उसको कर लेते, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद डरते थे कि यार ये अली कुली बहुत मतलब वो एकदम सामने बात कर लेता है, वो जरा बातों में सख्त है, तेज है, खुली बात कर जाता है, तो शायद वो घबरा जाते थे, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया। कोई और वजह थी, आई डोंट नो। लेकिन होता ये है कि मेरे लिहाज से इन इंस्टीट्यूशंस को खुद ब खुद रन होना चाहिए। व्हाई शुड a political interference should be in the institution, and why should an institutional वो क्या कह सकते हो उसमें इंटरफेरेंस इन अ पॉलिटिकल मैटर। इन चीजों को बिल्कुल बीच में से अलग अलग करके रखें। खोड़ा साहब, पीटीआई का लॉन्ग मार्च तैयारियां नहीं, मेरा इस पे नुक्ते नजर है जनाब। जी खोड़ा साहब, वो अपनी जगह पे, मेरा इस पे नुक्ते नजर तो सुन लें। जी खोड़ा साहब। सर मैं समझता हूँ पीटीआई के दोस्त को एतमाद होना चाहिए। 2008 से लेके 2018 तक जो हुकूमतें थी, चाहे पीपुल्स पार्टी की या पीएमएलएन की, उन्होंने जो भी फैसले किए मार्शल नहीं लगी। ठीक, 5 साल पीपुल्स पार्टी ने आर्मी चीफ भी मुकर्रर किया, मार्शल नहीं लगी। राहील शरीफ आए, मार्शल नहीं लगी। बाजवा साहब आए, मार्शल नहीं लगी। 3 साल, यानी बाजवा साहब इमरान खान का मुंतखब नहीं था, वो किसी और का मुंतखब था जिसको इमरान खान ने अच्छा समझा। तो फिर अब क्यों एतराज कर रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत में बैठेंगे वो गलत फैसला करेंगे? उसको इमरान खान साहब ने तो बाजवा को बाकायदा एक्सटेंशन दे दी, यानी फैसला किसी और का था, इमरान खान ने उसको एक्सटेंशन दी। इससे ज्यादा एतमाद की क्या बात है? इमरान खान को जब इतना एतमाद था तो अभी भी करना चाहिए। अच्छा ठीक, अभी भी करना चाहिए। अच्छा कोड़ा साहब, लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च पीटीआई का लॉन्ग मार्च रही लॉन्ग मार्च की बात। अब लॉन्ग मार्च पे इमरान खान को एतराज है कि जी 144 क्यों लगेगा इस्लामाबाद में? अब क्या ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव नहीं है कि 144 लगा सके? ठीक, लॉन्ग मार्च कब करेंगे हमें पता नहीं है। लॉन्ग मार्च करने से पहले वो कस्में उठवा रहे हैं, जैसे हलफ बर्दारी की होती है एमएनए की और सेनेटर्स की और एमपीएस की, इसी तरह से सब लोगों को सामने पढ़ा जाता है और वो जाके वो हलफ उठा लेते हैं।
फिर कहा जाता है इतने इतने लोग ले आओगे। कैसे ले आएंगे? वो खुद तो नहीं आएंगे ना, ज़ाहिर है उन पर खर्चा होगा। जब कहा जाता है कि 6000 लोग ले आओगे तो फिर उनको उनका सारा खर्चा भी करना पड़ेगा। अब ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग से अगर उनको फंडिंग होगी और वो आना चाहेंगे तो आएंगे, जब आना चाहेंगे तब आएंगे, जब वो कहेंगे तब आएंगे। कितने अंदाज में आते हैं मुझे नहीं मालूम। 144 पर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनकी दरखास्त रद्द कर दी कि 144 का प्रोरोगेटिव हुकूमत के पास है, वो अमन अमान कायम करने के लिहाज से पूरी तरह से जायज तौर पे 144 लगा सकते हैं। कोई खतरा खोड़ा साहब आपको, खान साहब के लॉन्ग मार्च से कोई खतरा होना चाहिए? देखें साहब, पहले वो धरने पे बैठे, धरना धरना धरना, उंगली का इशारा, एम्पायर आएगा, ये आएगा, फिर वापस असेंबली में चले गए थे ना। ठीक, क्यों? क्योंकि वो धरना कामयाब नहीं रहा। फिर मार्च हुआ, मार्च से कुछ नहीं हुआ। ये जो गए हैं वो तहरीके अदम एतमाद से गए हैं। ठीक, वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसकी वजह से ये चले गए और उनकी अपनी गलतियों की वजह से उसके अपने लोग छोड़ गए, उनके एलाइज उसको छोड़ गए। ठीक, और फिर अदम एतमाद आ गया। लॉन्ग मार्च या बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च से नहीं आया, ये इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये हुकूमत चेंज हुई है। वो पाकिस्तान में पहली दफा हुई है। अब वो तिल मिलाए हुए हैं इमरान खान साहब, और वो तिल मिलाए हुए हैं कि जी उनसे इक़्तिदार छिन गया। आज क्या कहते हैं, आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा, जब इक़्तिदार छिन रहा था तो इमरान खान मायूस हो गया था। और मुझे नहीं मालूम क्यों मायूस हो गया था। अपोजिशन में तो हम भी बैठते थे, वो भी बैठ सकते थे। अच्छा, ठीक, हम भी अपोजिशन में बैठ के उनकी गालियां सुनते थे, वो भी सुन के जरा हमारी बातें सुन लेते। राणा साहब तो नहीं कहा कि इस्तीफा दे दो। राणा साहब पिछले धरने के बाद असेंबली में आ गए थे, इस धरने के बाद भी कुछ चांस है कि असेंबली में आ जाए? देखें जी, खोरो साहब की बातें जो है इतनी लॉजिकल है, इतनी रिबटेबल है, तो इसलिए डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब को भी इन पे गौर करना चाहिए। अच्छा, और अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। हाँ, मेरी एक प्रेडिक्शन है, मेरी जाती व्यू है मेरा एक, कि इनके लिए कोई चॉइस नहीं है सवाए असेंबली में आने की। इन्होंने आना ही आना है असेंबली में, क्योंकि बाकी सारे रास्ते जो हैं वो एक तो मुनासिब नहीं है। जिस चीज की ये डिमांड कर रहे हैं वो पूरी इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि 1/3 से ज्यादा मुल्क जो है वो राणा साहब, मैं माजरत कर रहा हूँ आपको, जी साहब मैं माजरत कर रहा हूँ, आपको काट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको इनको कहना छोड़ दें कि असेंबली में आए, न कहें वो अपनी भले सियासत चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने आना ही आना है। राणा साहब कहते हैं उन्होंने, डॉक्टर हुमायूं साहब लास्ट सेंटेंस सर, उन्होंने आपने आना ही आना है असेंबली के अंदर, आपको चॉइस ही नहीं है उनके लिए। आप इलेक्शन हो करवा नहीं सकते वो। देखिए, मुझे मर्जी कर लें। मुझे तो आज ये पता चला है कि एतजाज अहसन ने कहा है कि ये जो केसेस बने थे इनमें ये करना वो करना, उन्होंने जो धुआंधार वो बाकी, और वो बहुत पाए कि क्या कह सकते हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने अपने एक ओपिनियन दिया एज अ लॉ मेकर। ठीक है, रही बात ये उसके लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च करना एक सियासी जमात का डेमोक्रेटिक राइट है आपका, जी हक बनता है। ठीक बात है। अब आप बेशक सेक्शन 144 लगाएं या जो मर्जी लगाएं, ठीक है, इनको ये याद रखें। अब खास तौर पर अगर आप पीपल्स पार्टी वालों से, खोरो साहब से पूछे तो ये तो मतलब ये तो रोने इसी बात का रोते हैं कि इनसे बेहतर तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं है जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। अगर आप डेमोक्रेसी पे इतना बिलीव करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूट आगे हमारे लॉन्ग मार्च से। डॉक्टर सलाम खुश बोले चले वो आप इनको खुश आमदीद कहें। खोड़ा साहब लास्ट जी खोड़ा साहब कहते हैं खुश आमदीद कहें डेमोक्रेटिक पार्टी। एक मिनट सर, ये सर देखिए ना सर, मैं देखिए बात सुनो, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से गए थे सर, मैं माजरत के साथ, वो अपनी मर्जी से गए थे। मैं गुजार जी और आप लोग ठीक। खोड़ा साहब लास्ट सेंटेंस बताएं, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है जी। आप कहते हैं जी अपनी मर्जी से गए थे।
मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को प्योरली डेमोक्रेटिक वे से उनको हटाया गया है, प्योरली डेमोक्रेटिक। कोई दरवाजा नहीं खटखटाया, कोई कोर्ट से नहीं किसी का डिस्क्वालिफिकेशन मांगी, टोटल प्योर डेमोक्रेटिकली किए हैं। आपकी हुकूमत जो है इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक हुकूमत है ही नहीं। अच्छा चले, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, राना मकबूल साहब, निसार खोड़ो साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।